अब हम देखेंगे जो पहला एजेंट आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एसिडिफाइंग एजेंट्स। उसी को दूसरा नाम से बोलते हैं हम एसिडिफायर्स। नाम से है एसिडिफाई करना, मतलब एसिडिटी को बढ़ा देना। एसिडिफायर्स मतलब सेम चीज़, एसिडिफायर एसिड्स को फायर मतलब कोई एसिड के अमाउंट को क्या किए, इंक्रीज कर दिया। अब जो हम लोग का स्टोमक है, अब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के जो स्टोमक में खाना जाता है उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के लिए जो आपका स्टोमक में एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो आपका पेप्सिन। पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पेप्सिन पेप्सिनोजन के फॉर्म में। जब आपके खाना जाता है, आपकी एसिडिटी बढ़ती है, आपकी स्टोमक की मीन्स पीएच डिक्रीज होता है तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। देन पेप्सिन आपका प्रोटीन की डाइजेशन करता है। इसको इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे उसमें कि रूल ऑफ एचसीएल, हमारे स्टोमक के अंदर एचसीएल का रोल क्या होता है और कैसे सीक्रेट करता है। अभी इतना जानिए, जो फूड है, जो भी फूड हम लेते हैं स्टोमक में डाइजेशन के लिए, जो पीएच आपकी होनी चाहिए उस पीएच की रेंज होती है, आपको बताया था 1 से 3, पीएच की रेंज 1 to 3 होगी, तभी आपका फूड जो होगा प्रॉपर उसका डाइजेशन होगा। इससे अगर इंक्रीज हो गया, 3 से इंक्रीज हो गया तो पेप्सिन आपका एक्टिव नहीं रहेगा और फूड की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो बाय एनी रीजन आपके स्टोमक में वो एचसीएल आपका पीएच मेंटेन नहीं रह पा रहा है, ड्यू टू एनी रीजन, एचसीएल की सिक्रेशन नहीं हो पा रही है या आपका सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रेट नहीं हो रहा है या एकदम सिक्रेट नहीं हो रहा है, उसके रीजन कोई भी रीजन हो जिसके कारण आपकी स्टोमक की पीएच मेंटेन नहीं रह रही है, फूड की इंडाइजेशन हो जा रही है, कंप्लीट आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बाहर से जो हम ड्रग आपका एजेंट देते हैं जिससे कि स्टोमक जो आपके रहती है, स्टोमक के जो पीएच होता है, ये इस स्टोमक की पीएच मेंटेन हो जाए, 1 to 3 के बीच में आ जाए, तो ऐसे ही एजेंट्स को बोलते हैं हम एसिडिफाइंग एजेंट्स या एसिडिफायर्स। सिंपल नाम से स्टोमक की पीएच को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए, 1 से 3 पर लाने के लिए, जब आपकी एकदम बढ़ जाती है 3 से अबव चली जाती है तो उस केस में नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए जो ड्रग को, जो एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं, उन्हीं एजेंट्स को बोलते हैं हम एसिडिफाइंग एजेंट्स या फिर आपका एसिडिफायर्स। हमारे सिलेबस में ये 2 ड्रग दिया गया, 2 कंपाउंड दिया गया, NH4Cl एंड डाइल्यूट HCl, इसको हम यूज़ करेंगे। अब इसका में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे आपको बताया कि HCl की कमी के कारण, HCl आपके हमारे स्टोमक में प्रॉपर आपका जो पीएच मेंटेन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उतना पीएच मेंटेन करने के लिए अगर HCl नहीं है तो वो 2 कंडीशंस में होते हैं। एक को बोलते हैं हम एक्लोरहाइड्रिया या हाइपरक्लोरहाइड्रिया, ये बोल सकते हैं। ये ड्रग, ये एजेंट्स हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया। अब देखेंगे एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया क्या होता है। देखिए साइंस में जो भी वर्ड होता है ना, उसका कुछ ना कुछ उस वर्ड के अंदर ही आपका मीनिंग उसमें छिपा रहता है। तो कोशिश कीजिए उस मीनिंग से उसको याद करने की। रट्टा मारेंगे तो फिर आपको क्या होगा, याद करने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएंगे। टर्म को ही कोरिलेट करके याद करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, कभी भी आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अब देखिए एक्लोरहाइड्रिया, हाइपोक्लोरहाइड्रिया, यही 2 कंडीशंस होती है जिसके कारण हमारी स्टोमक के अंदर जो पीएच है 3 से ज़्यादा हो जाती है और फूड का इंडाइजेशन हो जाती है, और उसके कारण हम क्या करते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट को यूज़ करना पड़ता है। तब ये 2 कंडीशंस, ए क्लोरहाइड्रिया 2 वर्ड का बना है। ए का मतलब होता है विदाउट क्लोरहाइड्रिया, HCl से रिलेटेड है, क्लोरहाइड्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड वहाँ से रिलेटेड है, तो विदाउट HCl। तो ऐसा आपका क्या नाम है कंडीशंस जिसमें गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज फ्री फ्रॉम गैस्ट्रिक HCl इवन आफ्टर स्टिमुलेशन विथ हिस्टामिन। मतलब आपका जो हम खाना खाते हैं ना, तो खाने को डाइजेशन के लिए हमारे स्टोमक के अंदर यहाँ पर जो स्टोमक रहता है, स्टोमक के यहाँ पर जो आपको म्यूकस सेल्स होते हैं, यहाँ पर आपके ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जो आपका पेप्सिन, HCl और भी बहुत सारे आपके क्या नाम है सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं, जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं या फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उन्हीं सिक्रेशंस को बोला जाता है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस बोला जाता है। तो जब उस सिक्रेशंस में HCl की अमाउंट एकदम नील हो जाए, 0 हो जाए, मीन्स आपका स्टोमक HCl को सिक्रेट ही नहीं करे, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं हम एक्लोरहाइड्रिया। इवन अगर हम बाहर से हिस्टामिन की एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, बाहर से हिस्टामिन की इंजेक्शन भी देते हैं, हिस्टामिन की इंजेक्शन देने के बावजूद अगर HCl की सिक्रेशन नहीं हो रही है तो जो कंडीशन होता है उसी कंडीशंस को बोलते हैं हम एक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। ये कब होता है, जब टोटल आपका सब टोटल गैस्ट्रिक्टोमी, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक, सब टोटल गैस्ट्रिक्टोटोमी मतलब आपका जो स्टोमक का कुछ पोर्शन होता है, आपका 1/3 डिस्टल पोर्शन होता है, उस पोर्शन का क्या किया था, कट करके रिमूव कर दिया जाता है। ड्यू टू मोस्टली होता है आपका जब कैंसर हो जाए स्टोमक में, तो उस केस में की जाती है।
दूसरा एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस आइटिस जहाँ एक और वर्ड ITIS जहाँ आ जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो गैस्ट्राइटिस, तो गैस्ट्रिक जो होता है स्टोमक होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए। एट्रोफिक आपका होता है जब आपकी अपर लेयर होती है, म्यूकस लेयर होता है जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उस लेयर में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके कारण ग्लैंडुलर सेल्स आपका क्या होते हैं, आपके डैमेज हो जाते हैं, वो सिक्रेशंस को सिक्रीट नहीं कर पाते हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है, आपके HCl की कमी हो जाती है। तो ये 3 रीजन आपके होते हैं जिसके कारण आपके हमारे स्टोमक में एक्लोरहाइड्रिया कंडीशंस डेवलप होता है। देन दूसरा है हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपो का मतलब होता है लेस, अगेन ये भी लेस, हाइड्रोक्लोरिया HCl। तो जब हमारे स्टोमक में HCl की रिलीज हो रही है लेकिन जितना अमाउंट हमें चाहिए pH 1 to 3 को मेंटेन करने के लिए उतने अमाउंट में ये सिक्रेशन इसका नहीं हो पा रहा है, उसी कंडीशंस को बोलते हैं हम हाइपोक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। ठीक, लेकिन जब हम बाहर से अगर हिस्टामिन को एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो ये क्या करेगा, HCl के सिक्रेशंस को बढ़ा देता है और बढ़ाने के बाद आपका क्या होता है, pH आपका है 1 to 3 आपका मेंटेन हो जाता है। तो उस कंडीशंस में बोलते हैं हम हाइपोक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। कब होता है, जब क्रोनिक एल्कोहलिज्म, बहुत लंबे टाइम तक कोई उसका आपका अल्कोहल लेता है, मतलब बहुत लंबे टाइम रोज़ ले रहा है, तो उस केस में आपका क्या करता है, ये डैमेज करता है। क्रोनिक नेफ्राइटिस अगेन ITS, इन्फ्लेमेशन नेफ्रॉन से, जब नेफ्रॉन में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशंस को बोलते हैं नेफ्राइटिस। तो ये हो जाए, बहुत लंबे टाइम तक आपका नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन रहे। देन ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो जाए, मतलब कोई पैरासाइट्स आप फूड के साथ आप पैरासाइट्स खा ले तो जो क्या करेगा, आपके म्यूकस लेयर को डैमेज कर देगा। तो उस केस में आपका कंप्लीटली थोड़ा सा फुल आपके जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में HCl की सिक्रेशंस नहीं हो पाती। तो ये कंडीशंस होते हैं। ऐसा जब होता है सिक्रेशन होती है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं होती है जितने अमाउंट में pH 1 to 3 आपका मेंटेन हो जाए, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं हम हाइपोक्लोरहाइड्रिया। इन दोनों कंडीशंस को मिला के तभी आपको बोला जाता है इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज आइदर एब्सेंस और इनएडिक्वेट सिक्रेशंस ऑफ HCl इन द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। इसी को बोलते हैं हम एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोर। एक्लोर एब्सेंस, हाइपो इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ HCl, तो यही 2 कंडीशंस को बोलते हैं हम एक्लोर एंड हाइपोक्लोर। इसकी कैसे सिम्टम्स आप पता करें, कैसे आपको पता चलेगा, तो माइल्ड डायरिया, हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा आपका डायरिया रहेगी, माइल्ड रहेगी। फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स, इपीगैस्ट्रिक पेन, पर्निसिस एनीमिया, सेंसिटिविटी टू स्पाइसी फूड्स, मतलब आपको हमेशा हल्का हल्का आपके मतलब लूज मोशंस लगा रहेगा। फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स, जैसे आप खाना खाए या हमेशा आपको जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाती है। नॉर्मली 1 से 2 बार करता है लेकिन वो 4 बार 5 बार आपके दिन में होना स्टार्ट हो जाए। इपीगैस्ट्रिक पेन, इस पोर्शन जो होता है आपका यहाँ पर, आपका हमेशा यहाँ पर क्या होगा, पेन होते रहेगा। पर्निसिस एनीमिया, आपका जो विटामिन B12 इस सब के कारण आपके क्या होता है, एनीमिया जो कॉज होता है उसी को बोलते हैं पर्निसिस एनीमिया। देन सेंसिटिविटी टू स्पाइसी फूड, जैसे थोड़ा भी आप मिर्च मसाले वाले खाना खाए आपको तुरंत क्या होता है, पेट में जलन, आपका डकार टाइप का ये सब आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स हो इसका मतलब आपके क्या, यू मेट बी सफरिंग फ्रॉम द एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया। तो यही आपका एसिडिफाइंग एजेंट्स, एसिडिफायर्स, ये चीज़ होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिडिफायर। जो हम एसिडिफायर या एसिडिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन है, कितने तरह के होते हैं, डिपेंडिंग हम कहाँ उसको यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है और बॉडी के किस पार्ट में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ये 4 आपके क्लासेस में या 4 टाइप्स ऑफ एसिडिफायर या एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं। पहला है गैस्ट्रिक एसिडिफायर, नाम से गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक। जब किसी को, आपके किसी पेशेंट्स को या किसी पर्सन्स को आपका एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाती है, मीन्स आपका HCl की कमी हो जाती है स्टोमक में, तो उस केस में फॉर द टाइम बिंग, कुछ टाइम के लिए, इसलिए टेम्पोररी, कुछ टाइम के लिए उस एसिडिटी को इंक्रीज करना, मतलब pH वैल्यू को 1 से 3 तक लाने के लिए जिस हम एसिडिफायर को यूज करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर। सिंपल, गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, एसिडिफायर मतलब जो एसिडिटी को इंक्रीज करे, pH को 1 से 3 के बीच में आपको लाए। तो जब स्टोमक की pH को 1 से 3 के बीच में लाने के लिए जिस एसिडिफायर्स को हम यूज़ करते हैं या आपके कंपाउंड्स को, एजेंट्स को यूज़ करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स बोलते हैं। पहला हो गया। दूसरा यूरिनरी आपका मालूम है, यूरिनरी यूटीआई ट्रैक्ट से। जब किसी के यूटीआई ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शंस हो जाती है, यूटीआईज हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाती है, तो उस केस में हमारी जो यूरिन, एक्चुअल में यूरिन की जो pH होती है वो थोड़ा सा स्लाइट एसिडिक होती है। उसी केस में हमारे कुछ ड्रग्स जो डिज़ाइन किए गए हैं वो उसी कंडीशंस में वो क्या करते हैं, ड्रग एक्ट करते हैं, उस यूटीआई को ट्रीट करते हैं।
तो जब आपका यूटीआई हो जाती है, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उस केस में यूरिन को एसिडिक बनाना ताकि ड्रग आपका ढंग से काम कर सके, यूटीआईज का ट्रीटमेंट हो पाए, उसके लिए जो हम बाहर से आपको एसिडिफायर्स देते हैं, उसी एसिडिफायर्स को बोलते हैं हम यूरिनरी एसिडिफायर्स बोलते हैं। सो यूज टू मेक यूरिन एसिडिक इन ऑर्डर टू ट्रीट द सम टाइप ऑफ यूटीआईज। देन आपका है सिस्टमिक एसिडिफायर। सिस्टमिक का मतलब मोस्टली होता है जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, खासकर जो ब्लड होता है, उसी से हम रिलेटेड करते हैं सिस्टमिक। तो जब आपका ब्लड की पीएच बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, मतलब जो आपके ब्लड की पीएच कितनी होनी चाहिए, 7.4 होना चाहिए, न्यूट्रल होता है। जब इससे आपका इंक्रीज हो जाए 8.5 या 9 के आसपास चला जाए, तो उस केस में आपको नॉर्मली उसको जो नॉर्मल वैल्यू होती है 7.4 पर लाने के लिए जिस ड्रग को हम यूज़ करते हैं, जिस एसिडिफायर्स को हम यूज़ करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम सिस्टमिक एसिडिफायर्स बोलते हैं। सिस्टम मतलब ब्लड में, बॉडी फ्लूइड्स में, खासकर ब्लड में जब आपका वहाँ पर पीएच बढ़ जाए, 7.4 से जो नॉर्मल होती है पीएच बढ़ के आपके ऊपर चली जाती है, तो उसको नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए जो उसका 7.4, उसके लिए जो हम आपके एसिड्स यूज़ करते हैं, आपका एसिडिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम सिस्टमिक एसिडिफायर्स। देन आपका है एसिड्स। ये एसिड्स वो होते हैं जो मतलब हम यूज़ नहीं करते हैं आपका एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, हम इनका मेनली यूज़ करते हैं जो फॉर्मुलेशंस करते हैं एज ए फार्मास्यूटिकल एड्स। मतलब आपने पढ़ा है, पढ़ेंगे आप लोग भी, फार्मास्यूटिकल एड्स वो आपके कंपाउंड्स होते हैं जिनकी अपनी कोई एक थेरापेटिक एक्टिविटी बहुत कम या ना के बराबर होती है, लेकिन उनके बिना आपकी किसी भी डोजेज फॉर्म की आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो पॉसिबल नहीं है। टेबलेट आपका नहीं बन सकता है, इनके बिना कैप्सूल्स नहीं बन सकते हैं, कोई भी डोजेज फॉर्म है। इसी के अंदर आपके आते हैं जो एक्सपेरिएंट्स हम पढ़ते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, आपका डाइल्यूएंट्स, बाइंडर, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो उसके रूप में हम यूज़ करते हैं। इन वही प्रिपरेशन उन्हीं की प्रिपरेशंस में करते हैं, लेबोरेटरीज में हम यूज़ करते हैं रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। आपने जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें क्या नाम है, जो लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं आपको, लिमिट टेस्ट में हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl सब का यूज़ करते हैं, तो लेबोरेटरी हम यूज़ करते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, पता करने के लिए आपका कि ड्रग आपका वही है कि नहीं है, ड्रग आपके जो क्वांटिटी है उसी में है, फॉर्मुलेशन से उससे ज़्यादा है कि उस कम है, उसी चीज़ को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल, तो वहाँ भी हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये 4th क्लास आपका एसिड्स। तो यही 4 आपके क्लास है, ये 4 टाइप्स ऑफ एसिडिफायर्स, डिपेंडिंग कहाँ पर उनका हम यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ये 4 है, गैस्ट्रिक, यूरिनरी, सिस्टमिक एंड आपका सिंपल एसिड्स। पहला कंपाउंड अब इसमें देखेंगे जो हमारा एसिडिफाइंग एजेंट या एसिडिफायर जो भी स्टार्ट किए हम लोग, तो उसमें जो पहला कंपाउंड जो हम एसिडिफायर्स के रूप में यूज़ की जाती है वो है अमोनियम क्लोराइड। है तो बहुत सारे, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही आपको पढ़ना है, एक अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा आपका डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो पहला आपका है अमोनियम क्लोराइड, नाम सही है, इसका फॉर्मूला NH4Cl, मोलिकुलर वेट 53.5 होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 + 18 और इसका आपका क्लोरीन का 35.5, तो 18 + 35 53.5 होता है। सिनोनिम जो और नामों से जाना जाता है, सैल्मिएक या अमोनियम म्यूरेट, ये नाम से जाना जाता है इनको। देन प्रिपरेशंस 2 मेथड से बनाया जाता है। पहला अमोनिया लेंगे, आपको अमोनिया के सॉल्यूशन लेंगे, मीन्स वाटर में डिजोल्व रहता है, HCl के सॉल्यूशन लेंगे, ये दोनों आपके वेपर्स होते हैं, इससे नहीं लेते हैं। अमोनिया का सॉल्यूशन इसलिए वेपर फॉर्म में नहीं लेंगे, हम सॉल्यूशन लेंगे, अमोनिया का सॉल्यूशन, HCl का सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें बन जाता है अमोनियम क्लोराइड का आपका बनता है, और ये आपका सॉल्यूशन में रहता है, लिक्विड में रहता है, इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है। फिर हम क्या करते हैं, इस वाटर को हम हीट करते हैं, इवापोरेट करते हैं अनटिल ड्राइनेस, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाए। फिर ड्राई होने के बाद वहाँ पर वाइट कलर के क्रिस्टल्स या पाउडर्स बन जाते हैं उस पर, वही होती है आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ये पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड अमोनियम सल्फेट लेंगे, अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और NaCl का सॉल्यूशन लेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट मिलता है। अमोनिया और जो अमोनिया है और आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यहाँ पर बना, इनको फर्दर फिर से हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, और रिएक्ट कराने के बाद तब हमें जाकर मिलता है अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपका मिलता है। अमोनियम क्लोराइड एज सॉल्ट के रूप में हमें मिलता है। तो ये 2 मेथड है आपके अमोनियम क्लोराइड को बनाने का, प्रिपरेशन करने का। प्रॉपर्टीज, कलरलेस क्रिस्टल्स टू वाइट फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टल रहेगा, कलर्स रहेगा, या फिर वाइट फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर आपका रहता है। कूल एंड सलाइन टेस्ट, मतलब जब उसको टच करेंगे तो आपको ठंडा ठंडा का महसूस होगा, जीभ पर रखेंगे तो आपका हल्का नमकीन लगेगा, तो ये तो है कूल एंड सलाइन टेस्ट।
वाटर ग्लिसरीन में इजीली ये सॉल्यूबल होता है। यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, जब अमोनियम क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाता है, ये बेस बना लेता है, NH4OH बना लेता है और साथ में H3O प्लस Cl माइनस आपका SH रहेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस आपका बना लेता है। दूसरा है जो NH4Cl एक्चुअल में जब वेपर फॉर्म में रहेगा आपका, उसको छोड़ दीजिए वेपर फॉर्म में, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में और HCl में ये डिसोसिएट हो जाता है। अगेन देन द अमोनिया और जो HCl आपका डिसोसिएट हुआ ये फिर से बना के आपके कंबाइन करके NH4Cl, मतलब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपका अटेंड कर लेता है। रेट ऑफ आपका इक्विलिब्रियम आपको मालूम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड आपका जो रिएक्शन होता है। तो NH4Cl जब टूट के अमोनिया HCl में बनाया गया जिस रेट से, उसी रेट से फिर से दोबारा कंबाइन करके आपका NH4Cl बना लेते हैं। यही इसके केमिकल दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज आपके। तो ये अमोनियम क्लोराइड। ना अब देखेंगे हम अमोनियम क्लोराइड जो अभी इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखिए। अब नेक्स्ट उसका इसमें ऐसे आपको पहले ही बता रखा है। ऐसे का मतलब ऐसा प्रोसीजर जिससे हम पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड सच में वही है तो कितने अमाउंट कितनी क्वांटिटी में आपका जो कंपाउंड है वहाँ पर उस सब्सटेंस में या उस आपके मिक्सर में ये चीज़ प्रेजेंट है। उसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो आपका मेथड होता है उसी को बोलते हैं हम ऐसे। अर्लियर आज से 2, 4, 5, 10 साल पहले अमोनियम क्लोराइड का जो हम आपका ऐसे करते थे वो था प्रेसिपिटेशन मेथड यूजिंग वोलार्ड। ये आपने पढ़ा होगा, वोलार्ड मेथड, मोर्स मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड के तरीके होते हैं, आपने एनालिसिस में पढ़ा होगा। लेकिन अब इसको जो हम टाइट्रेशन करते हैं डेट इज बेस्ड ऑन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड के ऊपर ये बेस्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड जिसको ऐसे करना है, दिया हुआ कंपाउंड उसको लेते हैं, इसको डिजोल्व करते हैं 20 ml ऑफ वाटर में। देन ये एक हम अलग बीकर में करेंगे, ये आपका कोनिकल फ्लास्क में करेंगे। दूसरे कोनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं, 5 ml ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, उसमें 20 ml ऑफ वाटर डालते हैं और कुछ ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन डालते हैं, फेनोप्थिलीन। उसके बाद इस मिक्सर को क्या करते हैं, ये जो आपने एक दूसरे वाले कोनिकल फ्लास्क में 0.1 ग्राम NH4Cl और उसमें 20 ml ऑफ वाटर डाले हैं, मिक्स किए, उसमें ये मिक्सर क्या करते हैं, हम एडअप करते हैं। एडअप करने के बाद देन उसको हम रखेंगे 2 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद देन उसको हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन, 1 मोलर या 1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन यूजिंग 0.2 ml फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हम लेंगे, अगेन से थोड़ा सा डालेंगे, 0.2 ml डालेंगे और उसको हम टाइट्रेट करेंगे NaOH से आपका। देन यही ये आपका प्रोसीजर है। रिएक्शन क्या है, जब अमोनियम क्लोराइड में हम ये फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड डालने के बाद ये क्या बनाता है, मीथेन एमाइन बनाता है और साथ में HCl सोल्यूशन आपका HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या करते हैं, NaOH के साथ, जो एसिड बेस टाइट्रेशन का बेस आपका प्रिंसिपल है, उसके साथ हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। देन ये सॉल्ट बनता है और फिर यही आपका क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और उस समय तक करेंगे जब तक पूरा कलर चेंज नहीं हो जाता है। इंडिकेटर जो फिनोप्थिलीन का इंडिकेटर है उसका कलर चेंज आपका नहीं हो जाता है, उस समय तक उसको हम करते हैं। देन यही आपका प्रोसीजर है। अब कैसे पता करेंगे कितना ml या कितना ग्राम प्रेजेंट है, तो दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आपका जो जितना वॉल्यूम ऑफ NaOH आपका यूज अप होता है इस टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो 1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 0.005349 ग्राम ऑफ NH4Cl। तो जितना ml आपका NaOH यूज़ हुआ होगा उसको इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका आंसर आएगा उतना ही आपका ग्राम ऑफ NH4Cl दिए हुए सैंपल में, दिए हुए कंपाउंड में आपका ये प्रेजेंट है। यही आपका है ऐसे मेथड। लास्ट अब देखेंगे अमोनियम क्लोराइड का यूजेस। अभी तक देखे हमने इसकी सिनोनिम्स, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे कैसे करते हैं, ये सब अभी देखिए। अब लास्ट इसमें आपका बचेगा यूजेस। 3 महीने इसका यूज़ करते हैं हम। आपका जो HC आपका NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, इसका 3 मेन यूज़ होता है। सबसे पहला फॉर सिस्टमिक एसिडिफायर, मतलब हमारे जो फ्लूइड्स हैं ब्लड या दूसरे फ्लूइड्स हैं, जब उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब pH डिक्रीज हो जाती है, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं एज ए टू मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, या सिस्टमिक एसिडिफायर के रूप में हम क्या करते हैं, इसको हम आपका यूज़ करते हैं। पहला, अब कैसे काम करता है ये देखिए। अमोनियम क्लोराइड, अब हम जो खाना खाते हैं, जो फूड की मेटाबॉलिज्म होती है, तो अगर आपको याद होगा या फिर आप पढ़ेंगे कि जो फूड की मेटाबॉलिज्म होती है, फूड के मेटाबॉलिज्म का लास्ट आपको बनता है CO2 प्लस वाटर बनता है प्लस ATP। ये रिएक्शन होता है जब भी फूड आपका मेटाबोलाइज होगा। तो
तो ये जो CO2 बनता है, यही CO2 फिर क्या करता है आपके हमारे ब्लड की जो pH को इंक्रीज आपका कर सकता है। ये ड्रग क्या करता है, NH4Cl क्या करता है, CO2 के साथ कंबाइन करता है इन सेवरल स्टेप, और ये बनाता है लास्ट में यूरिया। ये यूरिया आपका यूरिन के थ्रू क्या होता है आपका एक्सक्रीट हो जाता है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर में यूरिया सोल्यूबल आपकी बॉडी के साथ क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है थ्रू यूरिन आपका। ये दोनों जब यूरिन में जाते हैं, उसके बाद जो H+ होता है, ये H+ क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन, ये बॉडी बफर्स होता है हमारे बॉडी के अंदर। आपने पढ़ा है बफर्स सिस्टम होते हैं बॉडी में, 5 बफर्स होते हैं जो बॉडी की pH को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। बफर्स आपको मालूम है, ऐसे बफर्स, ऐसे सब्सटेंस दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट। तो किसी सॉल्यूशन में हम एसिड बेस को डालेंगे तो उसका pH चेंज नहीं होगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। जो ऐसा करने से रोके, वैसे ही सॉल्यूशंस या सब्सटेंस को बोलते हैं हम बफर्स बोलते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर भी बफर्स बहुत सारे मेंटेन है, क्योंकि हर एक आपकी जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, इनकी सब की अपनी अलग अलग pH रेंज होती है, उसी में वो आपका वर्क करते हैं, तभी आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बफर सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसी में से एक बफर्स होता है बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम। तो जैसे ही H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये बाइकार्बोनेट क्या करता है, इसके साथ कंबाइन करता है और H2SO3 में आपका कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे pH की कंसंट्रेशन बढ़ी, आपका H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी, pH क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। pH डिक्रीज हो गया तो इससे इस चीज़ को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए बाइकार्बोनेट जो बफर सिस्टम है उसके साथ कंबाइन करता है और H+ को क्या करता है, रिमूव करता है। तो pH अपने आप क्या होता है, लेवल पर आता है। ये बनाता है आपका कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड फिर करता है, टूटता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपके लंग्स के थ्रू क्या होता है, आपका बॉडी से एक्सेल हो जाता है। तो ये आपका है कि ऐसे बॉडी की जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम होते हैं उसको मेंटेन करता है, या एज ए सिस्टमिक एसिडिफायर के रूप में काम करता है। मतलब ब्लड की जो pH बढ़ जाती है उसको नॉर्मल लेवल पर ये लाते हैं। दूसरा यूज होता है एज ए डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स एक्चुअल में 2 वर्ड का बना है, डाय मतलब 2, या बोलो डबल बोल सकते हैं, यूरेटिक्स मीन्स आपका यूरेसिस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो जब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन डबल हो जाए या रेट ऑफ जो यूरिन की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है, उसी चीज़ को बोलते हैं हम डायूरेटिक्स। जो ऐसा कंपाउंड्स करे, जो केमिकल कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो ये चीज़ कॉज करे यूरिन की प्रोडक्शन को, यूरिन के फॉर्मेशंस को इंक्रीज कर दे, डबल कर दिया, उससे ज़्यादा कर दे, वैसे ही ड्रग को बोलते हैं हम डायूरेटिक्स। अब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पर जो आप इस रिएक्शन को देखिए, सिस्टमिक एसिडिफायर में जो ये क्लोराइड आयन आपकी बढ़ जाती है, जिसकी फॉर्मेशन होती है, तो ये क्लोराइड जो आयन होती है, अब ये पूरी की पूरी आपकी क्या होता है, रीएब्जॉर्ब। आपने HAP में पढ़ा होगा, आपके जो यूरिन की फिजियोलॉजी होती है, जो PCT होता है आपका, उस PCT में बहुत सारे अधिकतर आयंस क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब वापस ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन इसकी लोड इतनी बढ़ जाती है कि ये आपका पूरी की पूरी तरह आपका रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है, क्लोराइड को आपका बॉडी से एक्सक्रीट करती है यूरिन के थ्रू। तो उस चीज़ को आपका जो आयन की बैलेंस है, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड के साथ साथ क्या होता है, सोडियम एंड वाटर, उसका भी एक्सक्रीशन बॉडी से क्या करता है, आपका स्टार्ट कर देता है। और यही होती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन में क्या वाटर रहता है और कुछ आयंस के फॉर्म में आपके जो होते हैं उनकी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। तो सेम चीज़ ये आपका करता है। उसके अलावा जो मर्कुरियल डायूरेटिक्स है, आपका एक क्लास है डायूरेटिक्स का, मर्कुरियस आपके रहते हैं, तो उसकी एक्टिविटी को, उसके मोड ऑफ एक्शन को क्या करता है, पोटेंशिएट करता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये दूसरा यूज है एज ए डायूरेटिक्स। एंड थर्ड एंड लास्ट है एज ए एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स आपको मालूम है, एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब होता है एक्सपेक्टर, बाहर निकला, एक्सपेक्टर मतलब बाहर निकालना। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई स्पटम या कोई चीज़ आपकी फंस जाती है, कोई आउटसाइड पोलन ग्रेन्स है, इस टाइप के कुछ आपके कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपके इंट्रैप हो जाते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उस चीज़ को क्या होता है, आपका वो इरिटेशन कॉज करना स्टार्ट करता है, आपके फ्लूइड्स को फॉर्मेशन को स्टार्ट, सिक्रेटरीज आपके इनिशिएट हो जाते हैं, पोटेंशिएट हो जाते हैं और सिक्रेशंस को स्टार्ट कर देते हैं। तो वही सिक्रेशंस फिर क्या होता है, आपका बार बार आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर नहीं आता, विसिड हो जाता है, थिक हो जाता है। तो उस चीज़ को क्या करता है, ये जो ड्रग्स होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, ये क्या करते हैं, इजीली उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से थ्रू माउथ उसको बाहर निकालने में, एक्सपल्सन में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ऐसे ही ड्रग को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। और ये कैसे करता है
ये काम करता है जा लोकल इरिटेशन, मतलब इस जैसे हम अमोनियम क्लोराइड लेंगे आपके स्टोमक में जाएगा, जो स्टोमक की जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आपका कॉज करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन कॉज रिलैक्सेशन होगा, जो भी कंटेंट थोड़ा सा आपका ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्पटम जो होती है आपका जो जिसको हम हिंदी में आपका बलगम बोलते हैं, उस स्पटम के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है उसका आपका एक्सपल्सन मतलब बॉडी से बाहर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आना ही क्या करता है आपको और आसान कर देता है। तो ये 3 यूजेज है आपका सिस्टमिक एसिडिफायर या एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, दूसरा डाययूरेटिक्स एंड तीसरा आपका एक्सपेक्टोरेंट्स। यही 3 इसके मेन यूजेज होते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड या नेक्स्ट इनऑर्गेनिक आपका एजेंट जो हम देखेंगे यूज किया जाता है और हमारे सिलेबस में दिया है एज ए आपका एसिडिफायर या एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में जिसको हम यूज़ करते हैं, वो आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मोलिकुलर फॉर्मूला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मोलिकुलर वेट 36.5, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 36.5। सिनोनिम मतलब किस और नामों से जाना जाता है, ये बेसिकली 2 नामों से जाना जाता है, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट एंड म्यूरेटिक एसिड। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको सबसे पहली बार जो मैन्युफैक्चर किया गया था या प्रिपेयर किया गया था वो किया गया था आपका सी सॉल्ट, समुद्र से जो हमें सॉल्ट मिलता है। आपको मालूम है समुद्र के पानी खारा नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उस सॉल्ट्स को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया था तब जाके आपको सबसे पहली बार हमें HCl की फॉर्मेशन होती है, HCl हमें मिला था, इसलिए इसका नाम है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। ये जो स्पिरिट ऑफ सॉल्ट होता है ये जो क्या होता है आपका एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉट लेस देन 35% और नॉट मोर देन 38% वेट बाय वेट, मतलब 35 ग्राम आपका HCl रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम 38 ग्राम रहेगा। और उसको हम रेस्ट अमाउंट जो होता है मीन 62 टू 65 ml जो आपका वेट होगा या ग्राम जो किस में रहेगा आपका वाटर रहेगा, उसमें इसको हम क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं। तो यही होता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। दूसरा जो नाम है म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड एक्चुअल में क्या म्यूरिया वर्ड है आपका, लैटिन वर्ड है म्यूरिया जिसका मतलब होता है ब्राइन, ब्राइन इन कलर। तो इसको बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड। ये क्या होता है टेक्निकल ग्रेड होता है जिसको हम मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिसमें HCl जो रहेगा मिनिमम 35 मैक्सिमम 38% वेट बाय वेट रहता है और एक्वा सोल्यूशन रहता है, वाटर में मिलाया जाता है इसको। उसके अलावा इसमें बहुत सारे आपके इम्प्योरिटीज़ रहते हैं जैसे क्लोराइड, आर्सेनस एसिड, सल्फरस एसिड एंड आयरन। और यही जो इम्प्योरिटीज़ हमें कभी कभी जो हम देखते हैं कि आपका जो HCl आता है, HCl एक्चुअल में होना चाहिए आपका कलरलेस होना चाहिए, लेकिन कोई कोई HCl आप देखेंगे वो थोड़ा सा आपका येलोइश कलर रहता है। तो येलोइश कलर जो उसका रहता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस जो इम्प्योरिटीज़ है, क्लोराइड है, आर्सेनस एसिड है, सल्फरस एसिड है और जो आयरन है, ये एज ए इम्प्योरिटीज़ इसमें आपका प्रेजेंट रहता है, मिलता है। इसी के कारण इसका थोड़ा सा कलर आपका क्या होता है, कलरलेस की जगह हल्का सा येलो कलर आ जाता है। तो यही आपका म्यूरेटिक एसिड। तो यही 2 आपकी क्या है सिनोनिम्स है। देन इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं HCl, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या आता है, ये 10% वेट बाय वेट रहते हैं आपका इन वाटर, मतलब मिनिमम 9.5 ग्राम एंड नॉट मोर देन 10.5 ग्राम ऑफ HCl। और उसको डिजोल्व करते हैं अप टू 100 ml वाटर को, वॉल्यूम को हम क्या करते हैं मेकअप करते हैं। ये इसका इंग्रेडिएंट्स है। प्रिपरेशंस 2 मेथड से बनाया जाता है। पहला मेथड है सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसको डायरेक्टली H2SO4 का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे और H2SO4 का उसके जो सोल्यूशन के साथ इसको हम क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, तब आपके जाके बन जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड सोडियम सल्फेट। दूसरा जो मेथड एक्चुअल में ये हम बनाते नहीं हैं, ये एक रिएक्शन में एक प्रिपरेशंस में हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन और क्लोराइड गैस, उसको हम कंबाइन करते बनाते हैं। इसमें क्या होता है, क्या कहाँ बनता है NOH जिसका नाम है आपका कॉस्टिक सोडा भी बनते हैं। इसको कॉस्टिक सोडा का जब आपका प्रिपरेशन होता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे और इलेक्ट्रोड्स के साथ हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो NOH तो हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन वहाँ पर, लेकिन उसके साथ जो 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पर आपका एक पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, एक पर क्लोराइड गैस इवॉल्व, क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। वहाँ पर क्या जाता है दोनों जगह से दोनों गैस को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके देन आपका बनता है HCl हमें प्रिपेयर हो जाते हैं। ये जो मेथड होता है HCl बनाने के, ये बहुत अच्छा मेथड है, ये इसको ही ज़्यादा अपनाया जाता है क्योंकि
H2Cl जो यहाँ पर जब बाय प्रोडक्ट हमें कॉस्टिक सोडा के फॉर्मेशन में प्रिपरेशन में जो कॉस्टिक आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट मिल रहा था, उस गैस को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं HCl को बनाने में। तो हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते, हमें कोई एक्स्ट्रा आपके रिएक्शंस कैरी आउट नहीं करना पड़ता है, एक्स्ट्रा आपके हमें इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करना पड़ता है HCl को बनाने के लिए। यहीं पर कॉस्टिक सोडा भी बन गया, साथ साथ में हमें क्या बना, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड भी बन जाता है। तो ये मेथड ज़्यादा आपका इसको अपनाया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाने के लिए। तो ये दो मेथड है प्रिपरेशंस फॉर द आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ आप देखेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपको स्टार्ट किए, उसकी प्रॉपर्टी प्रिपरेशंस देख लिए, सिनोनिम्स किस नाम से जाना जाता है। देन आप देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड यूजेस क्या क्या होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलरलेस होता है, कलरलेस क्लियर फ्यूमिंग लिक्विड होता है, मतलब आप लैब में देखे होंगे उसके जब आप बोतल खोलेंगे तो उसमें से हल्का फ्यूम्स निकल रहा होता है, और कलरलेस होता है एंड क्लियर एकदम सॉल्यूशंस होते हैं। आपको बताया अगर कोई के आपको जो आपका HCl कोई के अगर येलो कलर का दिखता है तो उसके रीजन क्या है, म्यूरेटिक फॉर्म होती है, उसमें आपके कुछ इम्प्योरिटीज जैसे क्लोराइड, आर्सेनस एसिड, आपके आयरन, आपके सल्फरस एसिड प्रेजेंट रहते हैं, उसके कारण वो क्या है आपका हल्का सा येलो लिक्विड दिखता है, येलो कलर दिखता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये सब एकदम कलरलेस क्लियर फ्यूमिंग लिक्विड होता है विद पंजेंट स्मेल होता है। आप देखेंगे तो आपको स्मेल अगर भी थोड़ा सा वेपर्स आपके नाक में चला जाएगा तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं। तो ये चीज़ आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मिक्सेबल विथ वाटर अल्कोहल, वाटर में या अल्कोहल में ईजिली क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। देन आपके केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 4 केमिकल हैं। पहला स्ट्रॉन्गली एसिडिक टू लिटमस पेपर, आप कितना भी उसको उसमें वाटर डाइल्यूट कर दीजिए, वाटर डाल दीजिए, उसके बावजूद अगर उसमें आप रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो रेड का रेड रहेगा, लेकिन अगर ब्लू डालते हैं या न्यूट्रल पीएच पेपर डालते हैं तो कन्वर्ट कर देता है आपके रेड की तरफ। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिडिक होते हैं। देन दूसरा आपका जो केमिकल रिएक्शन है, कोई भी मेटल के साथ अगर हम HCl को ट्रीट करेंगे तो दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये टेस्ट भी होता है कि दिया हुआ कंपाउंड मेटल है कि HCl है कि नहीं है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो मेटल प्लस HCl गिव्स MCl, आपका सॉल्ट प्लस आपका क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल सोडियम को जब HCl के साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम को जब ट्रीट करेंगे HCl के साथ तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व होगा, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये दूसरा रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपने परफॉर्म भी किया होगा जब आप लिमिट टेस्ट करते हैं ऑफ क्लोराइड आयन का। तो आपको याद होगा उसमें हम Ag सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं, फिर आपका क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट या आपका ओपेक, आपका जो क्लियर सोल्यूशन रहता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ट्रांसलूसेंट या ओपेक आपके उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट जो कि वाइट इन कलर होता है। तो ये थर्ड रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो सिल्वर वाइट प्रेसिपिटेट और सिल्वर क्लोराइड और HNO3 बनता है। लास्ट आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रल करना, मतलब pH को 7 तक ला देना। तो जब HCl को हम किसी भी बेस का साथ ट्रीट करेंगे, वो NH3 है बेस या NaOH है, तो हमें हमेशा सॉल्ट मिलता है, प्लस आपके साथ में क्या मिलता है, यहाँ तो NH4Cl सॉल्ट मिल गया, वाटर नहीं मिला, लेकिन बाकी जो NaOH KOH इस टाइप का हम अगर बेस लेते हैं उसके साथ ट्रीट करेंगे तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर ये चीज़ मिलती है। तो ये 4 इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी। देन यूजेज से पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो गैस्ट्रिक एसिड हमारे स्टोमक के अंदर जो HCl रहती है, वो HCl का एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है, HCl क्यों हमारे पेट में आते हैं, क्यों उसका होना ज़रूरी है, उसकी कमी समय जो डिजीज होता है एक क्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, क्यों ऐसा होता है। तो जो फंक्शंस है, सबसे पहला काम क्या होता है, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इंजेस्टेड फूड एंड ड्रिंक्स। कोई हम खाना खाते हैं, जैसे खाना यहाँ से लेते हैं ऐसे लेकर गए, तो इस ईयर में क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। तो जब खाना इसे लेके जा रहे हैं तो आपके 99% चांस रहते हैं कि इस ईयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके प्रेजेंट है वो उस फूड के साथ आपके माउथ के में ही जाएंगे, माउथ के साथ स्टोमक में जाएंगे। ये HCl क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, क्योंकि उसमें अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपके हार्मफुल होते हैं। हमें अगर बॉडी में चलेंगे तो आपको हार्मफुल इफेक्ट शो करना स्टार्ट करेंगे, बीमार आपको बनाते हैं। तो ये HCl क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो खाने के साथ या पानी जो हम कुछ भी पीते हैं उनके साथ तो अगर स्टोमक में अननोइंगली चला जाता है तो उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। किल कर देंगे तो आपको कोई भी इफेक्ट आपको शो नहीं करेगा। दूसरा सॉफ्टन फाइब्रस फूड, जो फाइब्रस फूड खाते हैं, जैसे सैलेड्स खाते हैं, जैसे कच्चा प्याज हो गया, ओनियन हो गया, आपको प्याज हो गया, टमाटर हो गए, खीरे हो गए, मूली हो गए, इस टाइप के जो हम आपको खाते हैं तो देखते हैं कितना हार्ड रहता है,
बाकी चीज़ तो कुकड करके खाते हैं, जो सब्जी और सब रहती है, लेकिन उसको हम रफली खाते हैं। आप किसी तरह रॉ मटेरियल में खाते हैं, इसलिए उसको हम रफ वेज भी बोलते हैं। तो उसको डाइजेशन में देखो आप दांतों से उसको काटना पड़ता है, कितना उसको टफ होता है। तो फिर उसका डाइजेशन कैसे होता है? ये क्या करता है, HCl क्या करता है, उस फूड को एकदम सॉफ्ट बनाता है। आप कभी भी देख सकते हैं HCl लीजिए, उसमें थोड़ी देर के लिए आप प्याज को या फिर आपका क्या नाम है खीरे को, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, उसके बाद कुछ देर बाद उसको निकालिए, टच करें एकदम पल्प टाइप का बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, आपका एकदम सॉफ्ट बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, इन फाइबरस फूड को एकदम सॉफ्ट कर देते हैं, ताकि इनके ऊपर एंजाइम जो काम करेंगे, डाइजेशन होगा, वो बहुत क्या होता है आपका आसान हो जाता है। थर्ड, प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम पेप्सिन फ्रॉम पेप्सिनोजेन। पेप्सिन जो स्टोमक में आपकी जो मोस्टली डाइजेशन होती है, वो होती है आपकी प्रोटीन की, और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम कौन सा चाहिए, पेप्सिन। ये पेप्सिन हमारे बॉडी के अंदर बनी रहती है। जब फूड हम लेते हैं और HCl की सिक्रीशन होती है, ये बन के आपके पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होता है, उस फॉर्म में ये पेप्सिनोजन हमारे स्टोमक के अंदर रहते हैं। जैसे फूड हम लिए, HCl का सिक्रीशन हुआ, ये पेप्सिनोजन अपने आप पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। वो pH जब 1 to 3 के बीच में आपको आएगा, उस pH को यहीं गैस्ट्रिक HCl मेंटेन करके रखते हैं। जैसे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, आपकी प्रोटीन की डाइजेशन क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, ये मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। यही 3 मेन यूजेज होते हैं गैस्ट्रिक HCl के। इसीलिए बोला जाता है कि जो खाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाते वक्त अगर बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो pH लेवल क्या होता है, 3 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। 3 से ज़्यादा बन जाएगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, पहला। दूसरा, ये जो फाइब्रस फूड को सॉफ्टन करता है, तो जब एसिडिटी उसकी अब क्या होता है, इंक खत्म हो जाएगा एसिडिटी, मतलब जो HCl में वाटर डालेंगे तो डाइल्यूट बन जाएगा। तो डाइल्यूट हो जाएगा तो उतनी अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी तरह प्योर HCl करता है, कंसनट्रेटेड HCl करता है। क्योंकि कंसनट्रेटेड HCl आप खुद करके इसको देख सकते हैं। कंसनट्रेटेड HCl लीजिए, डाइल्यूट HCl लीजिए, दोनों में आपके क्या नाम है सेम आपके साइज़ के खीरा या जो भी रॉ आपके फाइब्रस फूड होते हैं उनको डाल दीजिए, फिर देखिए। तो जो प्योर आपका होता है कंसनट्रेटेड होती है, प्योर नहीं कंसनट्रेटेड होती है, उसमें जल्दी आपका बन जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। जो डाइल्यूट वाला है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और एकदम कम्प्लीटली सॉफ्ट नहीं रहता है। तो ये 2 रीज़न है आपके, ये 2 काम है आपके गैस्ट्रिक। इसीलिए खाते वक्त ज़्यादा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। अब हम आ जाते हैं वापस आपके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम एसिडिफायर के रूप में यूज़ करते हैं, उनका क्या क्या यूजेज है, क्या क्या यूज़ करते हैं हम। तो पहले एज एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में जब हमें इक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाती है, तो उस केस में हम इसको खासकर एक क्लोरहाइड्रिया होती है, तब इसको हम यूज़ करते हैं एज एसिडिफाइंग एजेंट। दूसरा एज फार्मास्यूटिकल एड्स, मतलब जो हम फार्मुलेशंस करते हैं उनमें बनाने के लिए इनका रोल आपका प्ले होता है। एंड थर्ड, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड्स टू फॉर्म सॉल्ट। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल रहेंगे और उनका में एज अ प्रोडक्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको इस HCl के साथ ट्रीट करते हैं, और जैसे HCl के साथ वो ड्रग ट्रीट होता है, सॉल्ट बनाता है और तुरंत इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनसोल्यूबल जैसे कन्वर्ट हुआ, नीचे प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाती है, हमें उसको क्या करते हैं, हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड टू फॉर्म सॉल्ट्स। यही 3 इसके मेन यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज आपका एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा कि फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक HCl क्या होता है। ये हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ देता है, राइट द फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक HCl। तो क्या क्या आपके जो हमारे स्टोमक जो आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशंस आपको सिक्रीशन होती है, सिक्रीट करते हैं, उसमें एक कंपोनेंट आपका HCl भी रहता है। तो उसका ये 3 आपके फंक्शंस होते हैं। तो इस चीज़ को आपके तीनों जो फंक्शन होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ देता है। तो यही आपके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकेंड कंपाउंड जो हम यूज़ किए जाते हैं आपके एसिडिफायर के रूप में। है तो बहुत सारे कंपाउंड, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दिया है, जो आपको पढ़ना है, वो सिर्फ 2 ही हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड दूसरा आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इसकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।